हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईआरटी के कॉलेज में पहुंचने के लिए इसका जो सफ़र है बहुत ज़्यादा दिनों से चालू है। यानी कि 9 फरवरी से हम लोग पूरे बैच को स्टार्ट करके रखे हुए हैं। 9 फरवरी से हम लोग संघर्ष में लगे हुए हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन हमको मिल जाए। तो हमने पूरा सिलेबस जो है वो पहले कवर किया और उसके बाद हमने मॉडल पेपर लगाया और उसमें हमने आपको एक 82 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया था। 82 क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया था जिसमें आपके रियल क्वेश्चंस आपने उसमें देखे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके 2024 के एग्ज़ाम्स में और कुछ क्वेश्चन 2022 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हमने बच्चों के द्वारा इकट्ठा किए और हमने आपको उस पीडीएफ को पूरा बनाया और आपको फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल कराया, व्हाट्सएप पे सेंड किया। आपके जो चैनल है हमने बनाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, उस पे भेजे और उसके साथ ही साथ इसका पूरा जो सलूशन है, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो भी हमने कराया। मॉडल पेपर जो करके एक प्लेलिस्ट बनी है उसमें हमने इसको पूरा सॉल्व करके वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा मॉडल पेपर हमने लगा लिया है। एक तरीके से मॉडल पेपर ही हो गया भाई। 2024 का हो गया, 22 का हो गया, तो वो मॉडल पेपर ही हो गया। ठीक है तो वो रियल क्वेश्चन, लेकिन एक तरीके से आप उसको मॉडल मान के चलिए कि इसी तरीके के क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं। तो कुछ उसी तरीके के क्वेश्चन अब हम लोग बाकी के बचे दिनों में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से सॉल्व करने वाले, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग उसी तरीके के क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं जिस तरीके के आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो पूरा आपको क्लास को देखना है और साथ ही साथ क्वेश्चन को लगाते चलना है। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को स्पीड से लगाएंगे, तो आपको भी स्पीड से लगाना है। आप चाहे तो वीडियो को दुगनी स्पीड पर या फिर हाफ स्पीड पर, जितना पर भी चाहे आप उसको कर सकते हैं। 1.5x पे बहुत बच्चे देखते हैं, बहुत बच्चे 2x पे देखते हैं, बहुत बच्चे नॉर्मल देखते हैं। तो जैसा आपका मन हो उस पर आप वीडियो देखिए, बस आप पूरा देखिए। ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेजरमेंट। ठीक है, मापन नाम है उसका, हिंदी में कहते हैं। तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उससे तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन उससे बनते हैं? एक वर्नियर से बनता है, एक वर्नियर से क्वेश्चन बनता है। तो आप वर्नियर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। जिसको नहीं मिलती हैं वीडियोज, आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारी वीडियोज मिल जाएंगी। नहीं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर जो यहाँ पर नंबर दिया जाता है वहाँ पर मैसेज कर देंगे, तब भी हम आपको प्लेलिस्ट भेज देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आपको वर्नियर पढ़ना है, अच्छे से स्क्रू गेज पढ़ना है और ईरर के क्वेश्चन आपसे उसमें पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग एक वर्नियर का क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, जिस तरीके का आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है, समय बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो इस ये जो क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसका एक पीडीएफ है। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन है, इसका एक पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें आप जाएंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन दिखेंगे और एक पीडीएफ भी दिखेगा। ठीक है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारा ये क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। 8 से 9 पेज, एक पेज का पीडीएफ है, उसमें आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, इतना लिखते हैं जितना हमारा काम हो जाएगा। बाकी का जो क्वेश्चन अगर आप पूरा का पूरा चाहते हैं कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ भी रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्नियर के, यहाँ पर पढ़ते चलते हैं और जो डेटा है उसको लिखते चलते हैं। किसी वर्नियर कैलिपर के किसी वर्नियर कैलिपर से एक कलम नापी जा रही है कि उसका रेडियस कितना है। कलम मतलब पेन। ठीक है, कलम का व्यास नापने पर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है मुख्य पैमाना। मुख्य पैमाने यानी कि मेन स्केल रीडिंग, इसको हम लोग कहते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू इसमें कितनी दी है? 1.25 दे करके रखा हुआ है। चलिए, हमने लिख लिया। इसके बाद क्या कहा गया? इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा वर्नियर का पाठ्यांक एक होता है, उसमें वर्नियर स्केल की रीडिंग। जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसमें दो तरीके की स्केल्स बनी होती हैं, एक मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है। ये हमने समझाया है। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि हम कैसे लगा रहे हैं। अगर आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि MSR क्या है, VSR क्या है, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, उसको जल्दी से जल्दी देख लीजिए। ठीक है,
चलिए 32 से 33 वीडियो है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2x पे करके बढ़ा करके देख लीजिए आपके काम की जो है। तो यहाँ पर क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या दिया गया है, 10 पैमाना। कितना दिया गया, सॉरी 10 खाना। क्या दिया गया है, 10 खाना। तो ये खाने के ही रूप में आपको दिया जाता है। खाना मतलब खाने वाला खाना नहीं, खाना मतलब जैसे कहते हैं ना ये ऐसे करके। तो कितना खाना हुआ, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 3 खाना, है ना, ऐसा कहते हैं ना। जैसे मैथ में आप पढ़ते होंगे, हिंदी थोड़ा जानते हैं ना, इस तरीके से लिखी जाती है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर कितना है, 10 खाना। तो 10 खाना है वर्नियर में। वर्नियर का कितना खाना आ गया, 10 खाना। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी आपसे कहेगा कि वर्नियर का 10 खाना, या फिर कभी कहेगा कि वर्नियर का 10वां खाना मैच कर रहा है। तो जो खाना मैच करता है वही वर्नियर की रीडिंग होती है, ठीक है। तो जो खाना मैच कर रहा है, या फिर सीधे सीधे आपको कह देगा कि ये वाली लाइन मैच कर रही है, जो मैच करना हुआ कहेगा वो भी रीडिंग होगी, या फिर खाना कह देगा तो वो भी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वर्नियर की रीडिंग आ गई और मेन स्केल की रीडिंग आ गई, ठीक है। और इसमें आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर कहा गया कि यदि वर्नियर पैमाने के 20 भाग, ठीक है, वर्नियर पैमाने के यानी कि वर्नियर स्केल का 20 भाग किसके बराबर है, वर्नियर स्केल का 20 भाग मुख्य पैमाने यानी कि मेन स्केल के 19 भाग के बराबर है, ठीक है। वर्नियर स्केल का 20 भाग मेन स्केल के 19 भाग के बराबर है, ठीक है। ये कह दिया हमने, लिख दिया। इसके बाद क्या है, तथा मुख्य पैमाने के मेन स्केल के MSR के मेन स्केल का एक खाना। तो मेन स्केल का एक खाना को हम लोग 1 MSR लिखते हैं। तो 1 MSR कितना है हमारे पास में, का मान 0.5 है। 0.5 mm आपको करके दिया गया है। तो आपको बताना है कि कलम का व्यास क्या होगा। अब इसमें आप बहुत ही केयरफुल रहेंगे, कभी आपसे व्यास पूछेगा, कभी आपसे रेडियस पूछेगा। तो जो वैल्यू आप निकालेंगे वो तो व्यास ही निकालेंगे, लेकिन अगर उसमें त्रिज्या पूछ ले तो उसका हाफ करके तब ऑप्शन में लगाएंगे, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो कलम का आपको व्यास बताना है, यानी कि जो उसकी रीडिंग आएगी, जो हमारा ये पैमाना होगा, यानी कि जो हमारा वर्नियर होगा उसकी जो रीडिंग होगी वही इसका व्यास होगा। तो वर्नियर की रीडिंग हम कैसे निकालते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझिए। तो रीडिंग निकालने के लिए वर्नियर की रीडिंग कह लीजिए, या फिर उसका पाठ्यांक कह लीजिए, ठीक है। तो इसका जो पाठ्यांक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, MSR यानी कि मेन स्केल में जितनी रीडिंग आई है वो, और प्लस में वर्नियर स्केल में जितनी रीडिंग आई है VSR, वर्नियर स्केल में जितनी रीडिंग आई है वो, और इनटू में लीस्ट काउंट। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपको रीडिंग पूछेगा तो ये और ये दे देगा, ठीक है, 3 चीज दिया, ये पूछ लिया। कभी आपको रीडिंग दे देगा, मेन स्केल दे देगा, और इधर VSR देगा तो लिस्ट काउंट पूछ लेगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कभी आपको इधर MSR नहीं देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इधर दे देगा, तो MSR पूछ लेगा। तो इसी में से 4 वैल्यूज हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो 4 वैल्यूज हैं, 4 में से एक नहीं देगा, बाकी की 3 देगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये आपको और ये दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको MSR सीधा सीधा लिखा है, यहाँ पर ये है, ठीक है। VSR भी आपको यहाँ पर सीधे सीधे 10 खाने बताया है। यहाँ पर LC क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। इसको हम लोग हिंदी में अल्पतमांक कहते हैं, कि क्या कहते हैं, अल्पतमांक, ठीक है। अल्पतमांक क्या होता है, जो कम से कम रीडिंग कोई भी जो हमारा इक्विपमेंट होता है वो ले सकता है, वो उसका अल्पतमांक होता है, ठीक है। तो ये इसका लीस्ट काउंट होता है। तो अल्पतमांक हमको निकालना पड़ेगा, लीस्ट काउंट हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये हमको मालूम है, तो लिस्ट काउंट हमको निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, लिस्ट काउंट निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है कि 1 MSR में, देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास में है लिस्ट काउंट निकालने का, कि 1 MSR में 1 VSR घटा दिया जाए। यानी कि एक जो मेन स्केल का पैमाना है, ठीक है, एक मेन स्केल का जो रीडिंग है, पैमाना है, रीडिंग नहीं सॉरी पैमाना है, वो यहाँ पर रखा जाए, और एक VSR का रखा जाए, यानी कि आपके वर्नियर स्केल का रखा जाए। तो वर्नियर स्केल का निकालने में प्रॉब्लम होती है। कैसे प्रॉब्लम होती है
क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर MSR सॉरी यहाँ पर जो मेन स्केल है उसका भाग और अपॉन में क्या लिखना पड़ता है, VS का भाग, और इनटू में करना पड़ता है जो 1 MSR होता है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हम समझ पा रहे हैं क्योंकि आप इसको पढ़ना छोड़ दिए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो अभी लिस्ट काउंट निकालने का दूसरा तरीका देखिए। लिस्ट काउंट निकालने का दूसरा तरीका होता है कि 1 MSR और अपॉन में n, 1 MSR अपॉन में 1 MSR को हम लोग सीधे सीधे S भी कभी कभी लिखते हैं, और VSR 1 VSR को हम लोग V भी लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी करके करेंगे तो आपको आसान फॉर्मूला लगेगा S माइनस V। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं S अपॉन में N। S मतलब स्केल, V मतलब वर्नियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 1 MSR है यानी कि मुख्य पैमाना जो है, मुख्य पैमाने का एक भाग होता है। ठीक है, 1 MSR मुख्य पैमाने का एक भाग होता है। तो मुख्य पैमाने का एक भाग कितना है, मुख्य पैमाने का एक भाग है 0.0 देखिए ये mm में है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो जिसमें आपका MSR होता है उसी में आप वैल्यूज को चेंज कर लीजिए। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से भाग करेंगे तो ये आपका इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इतना। अब n क्या होता है, n क्या होता है, n आपका होता है वर्नियर स्केल जो होती है उसमें जितने भाग होते हैं। ठीक है, तो वर्नियर स्केल में कितने भाग है, 20 भाग है। वर्नियर स्केल में कितने भाग है, 20 भाग। तो इसको हम क्या कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो अब देखिए लिस्ट काउंट निकालने के दो तरीके हमने आपको बताए, क्या क्या, फिर से समझिएगा क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहीं पे है। बाकी ये चीज और ये चीज तो आपको दी रहेगी, लिस्ट काउंट निकालना है। ठीक है, समझिएगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है लिस्ट काउंट निकालने का कि 1 MSR यानी कि जो आपका मुख्य पैमाना है उसमें एक भाग कितना है। तो आपको ये दिया रहता है कि मुख्य पैमाने का एक भाग इतना mm है, तो ये आप यहाँ पर रख देंगे। लेकिन 1 VSR निकालने के लिए, 1 VSR निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि जो मेन स्केल का जितना भाग है, ठीक है, यानी कि 19, और वर्नियर स्केल में जितना भाग वही चीज है। ठीक है, यानी कि 20, और मल्टीप्लाई में आपको किसको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा कि जो मुख्य पैमाना का एक भाग, तो मुख्य पैमाने का एक भाग कितना है, 0.05 से इसमें ले रहे हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पर वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, यहाँ पर जो वैल्यूज आपकी आएगी वो कितनी आएगी, कहने का मतलब है कि ये VSR की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको जब आप यहाँ पर घटाएंगे फिर से तब आपका लिस्ट काउंट आएगा। तो इसमें दो प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें आपका टोटल कितना प्रोसेस है, 2 है। एक बार आपको पहले ये 1 VSR निकालना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, तब लिस्ट काउंट आएगा। और इसमें क्या होता है, तुरंत ही आप इसमें रखेंगे लिस्ट काउंट सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कीजिए, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.0, क्योंकि एक बार होगा तो एक 0 और हो जाएगा, तो 0 और 25 इतना करके आपका आएगा। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख लीजिए, यह आ जाएगा 0.0025। ठीक है, तो इतना करके आपका ये जो है लिस्ट काउंट आ जाएगा। क्लियर है, आप यहाँ से भी निकालेंगे तो वही लिस्ट काउंट आएगा। अब हमने दोनों तरीका आपको क्यों बताया, ताकि हो सकता है कि कभी कभी ये मान लीजिए कि ना दिया हो, ठीक है, ये ना दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, ये 19 और 20 आपको दिया होगा, कभी कभी ये 50 और 49 देता है। ठीक है, ऐसे करके देगा, कभी 20-19 देगा, कभी 49-50 देगा। ठीक है, तो कभी 100-99 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन एक कम ही देगा। तो जब एक कम करके देगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, और अगर सीधे सीधे आपको दे रहा है तो ये वाला से निकाल सकते हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट ही निकालना इसमें कठिन काम है। ये इतना डिटेल में इस वजह से समझा रहे हैं ताकि आप यहाँ पर इस तरीके के जितने क्वेश्चन आते हैं कर पाए। अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज चले जाइएगा वीडियो में, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा लिस्ट काउंट आ चुका है यहाँ पर। अब हम वैल्यूज रखेंगे, अब हम समय नहीं लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या है, 1.25 प्लस में यहाँ पर ये कितना है, 10 है, और लिस्ट काउंट हमारा कितना है, 0.0025। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कर देंगे तो एक जीरो जो है इधर आ जाएगा, तो 0.025 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से हो जाएगा 1.2 और 7
5, तो 1.275 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ये किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो जो आपका कलम है उसका रेडियस कितना, सॉरी उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1.275। इसमें 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन आपका यही था, दूसरा ऑप्शन आपका था 1.5 और तीसरा ऑप्शन आपका था 1.45 और उसके बाद ऑप्शन आपका क्या था? उसके बाद एक और ऑप्शन था, हाँ एक था 1.445, इस तरीके से करके था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक, तो इस तरीके से आंसर आना है। तो आपको क्या करना है, फिर से बता दे रहे हैं आपको। पहले ये आपको दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा 10, दिया है 50, कुछ भी उसमें हो सकता है। लिस्ट काउंट आपको निकालना, लिस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, जो आपको लगे सुटेबल वहीं से रख दीजिए, लिस्ट काउंट निकाल के रख दीजिए, मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से स्क्रू गेज का भी क्वेश्चन आता है, सेम इसी तरीके से होता है। जो इसका क्वेश्चन कर लेता है वो स्क्रू गेज का भी कर लेता है। तो दोनों टॉपिक्स हमने पढ़ा के रखे हैं, उसको अभी जा करके अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके एक क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे वर्नियर का जाए चाहे स्क्रू गेज का जाए। अगर इन दोनों में से कोई नहीं आएगा तो ईरर का तो आएगा ही। ठीक है, त्रुटि का तो आएगा ही। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा छोटे हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक सरल रेखा में गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग, एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, उसमें एक पिंड गति कर रहा है, उसका प्रारंभिक वेग यानी कि u कितना है? 7 मीटर पर सेकंड है। इसका त्वरण एक समान है तथा इसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, गति के 5वें सेकंड में जब ये गति कर रहा होता है तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड और 5वां सेकंड, तो 5 सेकंड, 5वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, 4 को मत गिनिए, 5वें सेकंड में, 5 सेकंड में नहीं, 5वें सेकंड में। 5 और 5वें में बहुत अंतर है। ठीक है, समझ पा रहे ना? 5 और 5वें में बहुत अंतर है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 5 बालक खड़ा कर दें यहाँ पर लाइन से, तो मान लीजिए कैसे लाइन से खड़े हैं कई लोग। ठीक है, इधर से काउंटिंग है, ये सभी बच्चे खड़े हैं, 1 नहीं लिखा है, ये बच्चे खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए खड़े हैं, तो इधर से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो अगर 5 कहेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, लेकिन अगर हम 5वां कहेंगे तो केवल ये आएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो यही वाली बात है। तो जो यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है? टाइम जो दिया गया है ये कौन सा दिया गया है? 5वें के लिए। ठीक है, तो वो मतलब कि ये अब इसमें टाइम क्या है भाई? वो टाइम है 5वां, बस इतना समझ लीजिए, 5वें सेकंड में। ठीक है, तो वो है। तो आपको ये बताना है चली गई दूरी क्या होगी, एस आपको यहाँ पर बताना है। तो 5वें सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? तो देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, लेकिन बच्चे इससे घबरा सकते हैं, तो इस तरीके का हमने सोचा क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल में u प्लस हाफ ए और 2n-1 ये होता है। तो इसमें क्या होता है? जो n होता है वो होता है कि कौन सा वाला सेकंड है। ठीक है, कौन सा वाला समय। तो जैसे 5वां अगर हम निकालना चाहेंगे तो 5वें की दूरी यानी कि S5 समझ लीजिए, जो आपकी S5 आएगी वो क्या आएगी? u कितना दिया गया है? 7 मीटर पर सेकंड में, ut नहीं u। ठीक है, a आपका कितना दिया गया है? 4, और यहाँ पर ये 2 गुणते कौन से सेकंड में? 5वें में। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 प्लस ये देखिए यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, और इसको घटा देंगे तो 10, 5 दूनी 10, 1 9। ठीक है, मतलब 1 माइनस कर देंगे तो 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आपका 7 है, नहीं 7 है, तो 7 और प्लस में 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 25 मीटर। कितना आ जाएगा टोटल? 25 मीटर। तो 5वें सेकंड में कितना हो जाएगा आपका? 25 मीटर। आपके ऑप्शन थे 25 मीटर, 35 मीटर, 50 मीटर और 85 मीटर। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? 25 मीटर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, परेशान मत होइएगा कि सर क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक हल्की डोरी घर्षण रहित चरखी के ऊपर से गुजरती है। ओ माय गॉड, एक यहाँ पर चरखी लगी है। कैसी है चरखी? घर्षण रहित है, और इसके ऊपर से एक डोरी डाली गई है।
एक डोरी डाली गई है सर, इस तरीके से डोरी डाली गई, बहुत पतली सी डोरी है। पतली डोरी क्यों कहता है? ताकि डोरी का कुछ ना कुछ वेट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर एक डोरी डाली गई है, उसके एक सिरे पर m द्रव्यमान और दूसरे सिरे पर 3m द्रव्यमान बंधे हुए हैं। क्या किए गए हैं? ये बंधे हुए हैं, यहाँ पे बंधे हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है, एक सिरे पर दूसरे सिरे पर। निकाय का त्वरण क्या होगा? निकाय मतलब इस पूरे सिस्टम का बात हो रहा है, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इस तरीके का भी हमने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। कैसे सॉल्व करते हैं? तो अगर हम बात करें इसके सीधे सीधे सिंपल फॉर्मूले से लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको इसका जो है मान लीजिए कि फिजिक्स भी, कॉन्सेप्ट भी इसका समझाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि F बराबर m इंटू ए होता है, ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है। तो अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो हमारा हो जाता है F बाई m, यानी कि फोर्स अपॉन में क्या हो जाता है? मास हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इस कंडीशन की बात करेंगे तो देखिए जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल होता है m इंटू ए। ये कब होता है? जब नॉर्मली एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब कोई चीज़ लटक रही होती है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये वायर है, ठीक है। जब ये वायर जैसे मान लीजिए कि लटक रहा है, ठीक, इस तरीके से मान लीजिए लटक रहा है ये चीज़, ये इस पार्ट को देखिए, जब ये लटक रहा होता तो इसके ऊपर धरती जो है एक फोर्स लगाती है, मतलब कि इसके तरफ एक एक्सेलरेशन लगाती है, और उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। त्वरण नहीं कहते, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें कि इस कंडीशन के लिए जब कोई चीज लटक रही होती है तो उस पे क्या लग रहा होता है? नीचे की तरफ जी लग रहा होता है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होता है? एक जी लग रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले में F के जगह m इंटू, यहाँ पर m इंटू जी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो m होगा और यहाँ पर एक m होगा, ठीक है। अब m से हम काट मत दीजिएगा, ठीक है, काट मत दीजिएगा, वो समझा रहे बस, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि f जो है इस तरीके से बदल सकता है, ठीक। तो सेम क्या होता है कि यहाँ पर जो m है, यहाँ पर जो मास है, वो जो मास है इस पूरे टोटल निकाय का मास कंसीडर किया जाता है। तो जिसमें आपका एक मास ये होता है, एक मास ये होता है, दो मास होता है, ठीक है। तो इन दोनों मास में इधर की तरफ ये गति करेगा, क्योंकि आपको पता है ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये m के जगह क्या बन जाएगा? m के जगह क्या बन जाएगा? m के जगह है m2 माइनस m1 बन जाएगा, क्योंकि दो मास है, ठीक है। एक बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। और इनटू में बाहर जी आ जाएगा, क्योंकि जो g है वो तो था ही, वो तो जी रहेगा, ठीक है। और m के जगह m2 माइनस m1 आ जाएगा, ठीक है। मास आपका जो है दो आ चुका है, एक मास होता तो m ही होता, लेकिन m2 और m1 आ जाएगा। और जो यहाँ पर m था, अब ये जो है m2 प्लस m1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज घट क्यों रही है आप सोच रहे होंगे, और यहाँ पर ये चीज जुड़ क्यों रही है? क्योंकि ये मास है, तो ये टोटल जो है आपका जुड़ेगा पूरे निकाय का। लेकिन यहाँ पर ये जो है फोर्स है, तो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा और एक फोर्स उधर की तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे। ये चाह रहा होगा कि हम नीचे चले जाए, और ये चाह रहा होगा कि हम इधर की तरफ आ जाए, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में इसमें क्या लग रहा होगा? बल लग रहा होगा। तो इसी वजह से इन दोनों को माइनस किया गया है, ठीक है। और ज्यादा कौन होगा? ज्यादा आपका होगा m2 इंटू जी। अगर आप इस ब्रैकेट को खोल दें, तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला इस तरीके से भी बन जाएगा, ठीक है। m1 और g ऐसे करके भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये एक फोर्स हुआ और ये भी एक फोर्स हुआ, तो ये फोर्स ये वाला हुआ और माइनस में ये वाला फोर्स हुआ। क्लियर है? तो यहाँ से जो फॉर्मूला हमारे पास में सीधे सीधे बन करके आता है, वैसे तो आपको हम ये चाहते तो सीधे फॉर्मूले से ही बता सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है, और आपके सवाल लगा लेने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें चेंजेस करेगा आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना ये चीज़ कहाँ से आ रही है और इसका क्या मतलब है।
तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो जब इस तरीके से कंडीशन बना करके कभी भी दे और आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो आप इसको तुरंत सीधे सीधे लगा सकते हैं। तो आपका बड़ा वाला मास कितना है 3m और यहाँ पर छोटा वाला मास m है और इनटू में g और यहाँ पर 3m प्लस m। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और देखिए यहाँ पर पूछा क्या था, त्वरण ही पूछा था, ठीक है, त्वरण ही पूछा था, ठीक है। तो इसमें आप घटाएंगे तो ये 2m और इंटू जी और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 4m, m से m कट जाएगा, 2 बन जा 2 यहाँ से, तो g/2 आ जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा, जो इस टोटल निकाय का, टोटल बॉडी का अगर हम कहें तो जो एक्सेलरेशन होगा वो g/2 होगा, यानी कि आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका आधा होगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में इसी तरीके से दिए थे g/2, g/4, g/3, इस तरीके से करके 2-3 ऑप्शन दिया था, तो जिसमें से g/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जिस तरीके से आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, अब अगले दिन सेम इसी तरीके के ढेर सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपको अब डेली क्लासेस अच्छे से देखनी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ही थोड़ा सा इसी से चेंज है कुछ इसी टॉपिक से। यहाँ पर है कि एक डोरी से आप समझिएगा, एक डोरी ऊपर से है और इससे जो है एक मास लटकाया गया है, m मास, कैपिटल M है, ठीक है, m मास जो है लटकाया गया है, ठीक है, लटकाया गया है। और जो पिंड है वो नीचे की दिशा में, ये जो पिंड है वो नीचे की दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कितने त्वरण से गति कर रहा है, g/4 त्वरण से गति कर रहा है, g/4 त्वरण से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यानी कि जो इसकी गति करने का त्वरण है वो कितना है, g/4 है। और ये d दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है, यहाँ से ये जो है यहाँ तक आता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, d होती है, कितनी होती है, ये पिंड जो है यहाँ से खिसक करके यहाँ तक आता है, ठीक है। और डोरी बंधी रहती है, ऐसा नहीं कि डोरी टूट जाती है, डोरी बंधी रहती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है। तो आपको बताना है कि जो ये पिंड है इसके द्वारा कितना कार्य हुआ, क्या बताना है, इसके द्वारा कितना कार्य हुआ, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है सर, W बराबर होता है आपका F इंटू एस, यानी कि जो बल और गुणे में क्या होता है, विस्थापन। तो आपका जो बल लग रहा है यहाँ पर, बल कैसा है, बल किस पे लग रहा है, रस्सी पे लग रहा है। कैसा बल लग रहा है, तनाव बल लग रहा है। तो तनाव बल जितना आएगा, यानी कि टेंशन फोर्स जो आएगा वो, और जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, d डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो यानी कि d तो हमको मालूम ही है, d के d रख देंगे, बस हमको तनाव निकालना है, टेंशन निकालनी है, ठीक है। तो टेंशन अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए इसमें आप बहुत ही बुद्धि से काम कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने कितने फोर्सेस कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, समझिएगा। जो आपका ये जो आपका पिंड है, मास है, वो नीचे की तरफ आना चाह रहा होगा और नीचे की तरफ आ भी रहा है, ठीक है। तो ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो इसका मास कितना है, m है, और नीचे की तरफ इसको कौन खींच रहा है, धरती खींच रही है। किस एक्सेलरेशन से खींच रही होगी, कौन से त्वरण से खींच रही होगी, गुरुत्वीय त्वरण से खींच रही होगी। तो नीचे की तरफ इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, m इंटू जी लग रहा होगा, कैपिटल M इंटू जी, क्योंकि कैपिटल M इसका मास है इंटू जी, तो मास और जी को मल्टीप्लाई करते तो फोर्स आ जाता है, सही बात है। तो जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि नीचे की तरफ चला जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। तो ऊपर कौन रोक रहा है इसको, तो ऊपर इसको रोक रहा है रस्सी पर लगने वाला तनाव बल, तनाव बल रोक रहा है, ठीक है। तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ये नीचे चले जा रहा है। तो फिर भी नीचे किसकी वजह से जा रहा है, इसके वजह से जा रहा है, क्योंकि इतना त्वरण इस पे और लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ज्यादा लग रहा है, ठीक है, और ये जो है ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये जो हमारा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M इंटू जी, कैपिटल M लिख रहे हैं, और माइनस में जो टेंशन T है, इसको दोनों को घटा दें तो हमारा जो है जिस तरह से नीचे जा रहा है उसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि M इंटू
ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, m इंटू ए, यानी कि जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ए यानी कि g/4, यही तो कहा है ना क्वेश्चन में कि जो एक्सेलरेशन है आपका, जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो कितना है, g/4 है। फिर से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, हमने क्या कहा, ये इतने फोर्स से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये नीचे की तरफ जा रहा है। और कितने के त्वरण से जा रहा है, इसके त्वरण से जा रहा है, ठीक है। तो जब नीचे की तरफ त्वरण गति हो रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, और इन दोनों को घटाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कौन सी होगी, जितने से नीचे जा रहा होगा, तो वो वैल्यू यही तो होगी ना, ठीक है, क्योंकि यही त्वरण से नीचे जा रहा है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि mg माइनस टी और इक्वल में m, कैपिटल M बार बार हम लिख रहे हैं, ठीक है, और a की वैल्यू कितना दिया है, g/4, तो यहाँ पर वैल्यू हम क्या रख देंगे, g/4, बस हो गया। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से t निकालना है, t को उधर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लाइए, तो यहाँ से mg, ये चीज इधर आएगी तो माइनस में m, और यहाँ पर ये g/4 और t उधर की तरफ जाएगा तो t ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से अगर आप चाहें तो m जो है कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, तो m, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4, और यहाँ से ये हो जाएगा 3g, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 4g माइनस g, 3g हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल में t, तो टेंशन जो है आपकी इतनी आ गई। अब कार्य कितना आ जाएगा वो आप बताइए खुद से, तो कार्य जो है आपका आ जाएगा t इंटू डी, तो t आपके पास में है, t आपके पास में है m/4 और इंटू में 3g, देखिए इसको हमने ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और इंटू में क्या जाएगा, इंटू में d, तो d कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया। या फिर हो सकता है आपके ऑप्शन में इस तरीके से हो, 3mg/4, जैसा भी होगा आप उसको कर सकते हैं, कोई किधर भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका लास्ट में आंसर आएगा वो यही आएगा। क्लियर है, तो इतना कार्य जो है उसके द्वारा होता है। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने कॉपी में जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जिसको नहीं मिल पा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, तुरंत मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक ठोस का वायु में भार कितना है। एक ठोस है, कोई भी ठोस हो सकता है, इस तरीके से मान लीजिए है, चलिए ऐसा नहीं है, दूसरे जैसा बनाते हैं, थोड़ा और अच्छा सुंदर सा, ऐसा ठोस है हमारे पास, ठीक है। ठोस मतलब क्या होता है हिंदी में, ठोस तो हिंदी है ना, इंग्लिश में, ठीक है, ये आपका ठोस हो गया, यानी कि सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये आपका एक ठोस है, दैट मीन्स सॉलिड, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, जब हवा में नापा जाता है तो ये क्या करता है, 5 न्यूटन का भार व्यक्त करता है, दिखाता है, 5 न्यूटन इसका भार पता चलता है, ठीक है। जब इसी को पानी में डाला जाता है तब इसका भार कितना होता है, पानी में, इसका जो पानी में भार होता है वो कितना हो जाता है, 4.5 न्यूटन हो जाता है। जब इसको एल्कोहल में डाला जाता है, एल्कोहल क्या होता है सर, ठीक है, एल्कोहल में जब इसको डाला जाता है, अब एल्कोहल तो आप जानते ही होंगे, है ना, तो एल्कोहल में डाल करके फिर प्रैक्टिकल करना पड़ रहा है वैज्ञानिक लोगों को। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, पानी से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है, इतना रहता है। ये आपसे कह रहा है कि हवा में इतना भार है, यहाँ पर इतना भार है, यहाँ पर इतना भार है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अल्कोहल का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपेक्षिक घनत्व आपसे पूछा है, क्या होता है आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व अल्कोहल का आपेक्षिक घनत्व आपको बताना है। क्या बताना है आपको, आपेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है RD निकालने का, कब, जब इस तरीके से कंडीशन दी गई हो कि ये इसमें इतना है, पानी में इतना है, इसमें इतना है,
तब हम कैसे निकालते, देखिए आपेक्षिक का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी, किसी के हम लोग सापेक्ष देखते हैं, ठीक है, किसी को रिलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम पानी से रिलेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी आती है वो आता है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका लॉस, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि एल्कोहल में क्या था, भार की हानि उल्टा है क्या, हानि, और अपॉन में वाटर में, WT वाटर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये अल्कोहल हो गया, वाटर में भार की हानि, ठीक है। तो अल्कोहल में कितना भार की हानि हुई है और वाटर में कितनी भार की हानि हुई, ये क्या बताएगा, आपका रिलेटिव डेंसिटी बताएगा, किसमें, अल्कोहल में। क्योंकि जो जिससे हम रिस्पेक्ट करते हैं वो नीचे रखते हैं और जिसका करते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो ऊपर क्या कौन सा है, अल्कोहल का है, तो जो रिलेटिव डेंसिटी आएगी वो किसकी आएगी, आपकी अल्कोहल की ही आएगी। तो यहाँ से देखिए कितना हानि हो गई भाई, अल्कोहल में जब इसको डुबाया गया तो कितनी भार में हानि हो गई। पहले भार में नॉर्मल जो हवा में नापा जाता है वो माना जाता है कि वह नॉर्मल है, ठीक है। तो हवा में 5 था, तो अल्कोहल में कितना हो गया 4.6। तो कितने की हानि हुई सर, इसमें लॉस कितने का हुआ, लॉस अगर आप देखेंगे तो 0.4 न्यूटन का हो गया कि नहीं हो गया, 0.4 न्यूटन का हो गया कि नहीं हो गया। पानी में अगर आप देखेंगे कितना लॉस हुआ, तो पानी में लॉस हो गया 0.5 न्यूटन का, ठीक है। तो यहाँ से रख दीजिए 0.4, यहाँ से रख दीजिए 0.5, तो आपका जो रिलेटिव डेंसिटी है वो आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 4/5, और 4/5 जो सॉल्व नहीं कर पाए इंट्रेंस करना छोड़ दे, ठीक है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, सीट कुछ बच्चों की बच जाएगी, ठीक है, मत आइए एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, ठीक। तो 0.8 इसकी रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। आपका जो ऑप्शन था 0.8, 0.7, 0.6 ऐसे करके था, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस लगाते हैं। कितने क्वेश्चन है सर, अभी तो बहुत क्वेश्चन है। चलिए आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। एक अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन और बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु पर 5 × 10⁻22 परमाणु है। क्या है, इतने परमाणु है, एक वस्तु है उसमें इतने परमाणु है। बहुत बढ़िया सर, इतने परमाणु है, अच्छी बात है, गुड। यदि इसके 0.5 परमाणु, यदि इसके 0.5% परमाणु से मतलब कि परमाणु से प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। कहने का मतलब क्या है कि इतने परमाणु है तो इसमें के 0.5% परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। अच्छा, तो वस्तु का आवेश क्या होगा, घुमा दिया ना क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगेगा लेकिन घुमा दिया। तो परमाणु कितने हैं, इतने, तो कितने से कितने परमाणुओं से निकाला जा रहा है, इतने % परमाणुओं से निकाला जा रहा है ना। तो पहले देखते हैं कितने % परमाणु कितने होंगे। चलिए सर, तो इसका इतना %, तो अब आपका परसेंटेज का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए, किसको मालूम नहीं है परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है, 0.5/100। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो इसको आप 5 लिख सकते हैं, नीचे एक 0 बढ़ा करके, सही बात है ना, ठीक है। ऊपर 10 और नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए 3 0 से 3 ठो तो कट जाएंगे, तो 22 ठो है तो कितना आ जाएगा, 19 ठो आ जाएगा, है ना। 2 ठो कटेगा उधर, 1 ठो उधर, ठीक है, तो 19 ठो आ जाएगा। और 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 10⁻19। इतना परमाणु जाने के बाद भी इतना बचेगा, क्या बात है। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया
कि इतना परमाणु टोटल थे, तो उसमें से इतने परमाणुओं में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाले गए, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इतना परमाणु हमने देख लिया कितना होता है, इतना परमाणु, यानी कि इतने परमाणुओं में से एक एक ठो निकाले गए। तो जब एक एक ठो निकाले गए तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो कितना आवेश देता है, एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो आवेश देता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो इतने परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन निकले तो कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स निकले, इतने ही तो निकलेंगे भाई, सबसे एक एक निकल रहा है तो जितना है उतना ही तो निकलेगा। चलिए सर, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए और एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे इतना आवेश आता है और इतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा ना कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकले। अच्छा चलिए सर करते हैं मल्टीप्लाई, 25 × 19 और मल्टीप्लाइड बाई दिस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। और आगे में क्या, कूलाम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये और ये तो हमको लग रहा है तुरंत ही कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ये तो कट ही जाएगा है ना, कट जा रहा है। और अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 25 और 1.6 का। तो हम इसको करेंगे तो कितना आएगा सर, 25 और 1.6। कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई है सर? चलिए कोई बात नहीं है, देख लेंगे। 5 × 30 का 0 हासिल लगेगा 3 और 6 3 18 3 कितना होगा सर, 18 3 2 20 21, ठीक है। और यहाँ पे 5, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर 4 है। ये कैसे आ गया भाई, 6 दूनी 12 होता है। अब 12 3 कितना होता है, 12 3 15 होता है। देखो दिमाग हमारा कहाँ चल रहा है, दिमाग हमारा कहाँ चल रहा है सर। तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 4, कितना आ रहा है 40, एक पॉइंट हमने लगा दिया। तो टोटल ये जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है 40 कूलाम। और 40 कूलाम कैसा आएगा, प्लस का, क्यों, मतलब प्लस का है, तो प्लस का मतलब कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा। और वैसे भी हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो कौन सा साइन लगता है, प्लस का। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या थे, +8 कूलाम, 16 कूलाम, +40 कूलाम, या इनमें से कोई नहीं। तो +40 कूलाम आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन बढ़िया था ना, क्वेश्चन छोटा था लेकिन घुमा दिया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे बाबा। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हर एक टॉपिक से देखिए क्वेश्चन ला रहे हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है ना। अब देखिए यहाँ से ये किसका क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का था। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत दमदार है। इसको कौन करेगा, इसको कौन करेगा, इसको तो आप लोग करेंगे क्या सर, इसको क्या आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए है तो आसान, अगर आप चाहें तो हम आपको दे सकते हैं, आप लोग इसको करके बताइएगा, है ना। अब ऐसे तो आप लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि आप लोग हमारे कैमरे के पीछे हैं, ठीक है, तो आवाज़ तो आपकी आएगी नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि बच्चे कह रहे हैं यस सर यस सर यस सर, दे दीजिए, ठीक है। तो हमने ये मान लिया और ये क्वेश्चन मान लीजिए कि हमने आपको दे दिया। और यहाँ पर पहले क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दें। यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, बी है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है ए और बी के बीच, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। जब R = 3 ओम दिया गया हो तो आपको बताना है, आपके ऑप्शंस हैं 9 ओम, 12 ओम, 15 ओम और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग करके बताइएगा। हमने क्वेश्चन आंसर सब कुछ लिख दिया है, मतलब ऑप्शन सब कुछ लिख दिया है, आप लोग इसको कीजिएगा। थोड़ा सरल क्वेश्चन है, इस वजह से इसको नहीं लगवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है सर,
ये क्वेश्चन है कि क्या है? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर की ऊंचाई से, 100 मीटर की, समझिएगा क्वेश्चन कितना बढ़िया है। यहाँ से एक हाइट है, यहाँ से एक हाइट है। ये हाइट की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। काफ़ी दूरी है भाई, 100 मीटर। ओ माय गॉड। यहाँ से यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक पानी की बूंद गिरती है। पानी की बूंद बढ़िया से, तो ये पानी की बूंद 100 मीटर ऊंचाई से गिरती है। अच्छा सर, लिखा है कि 100 मीटर की ऊंचाई से जल गिर रहा है। जल गिर रहा है, या फिर हम एक बूंद को लेकर के ही कंसीडर कर लेते हैं। तो जल गिर रहा है तथा मतलब गिर रहा है, तब पृथ्वी पर गिरने पर इसके तापमान में कितनी वृद्धि होगी। यानी कि पानी यहाँ से यहाँ गिरा, तो यहाँ से यहाँ तक गिरने में कुछ उसका तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वही आपको बताना है कितना बढ़ेगा। अब हो गया बवाल, कैसे सॉल्व किया जाए सर इसको? तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? यहाँ पर लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। कैसा? जब कोई चीज गिरती है, जैसे कि यहाँ पर थी और यहाँ से गिर रही है, तो जब गिरती है तो पहले जैसे कोई किसी चीज को हाइट पे, जैसे हमने यहाँ पर रख दिया, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, जब इसको छोड़ते हैं देखिए चलना स्टार्ट कर देती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब ये चीज यहाँ से गिर रही होगी, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये इतनी हाइट पे रखी है। तो जब ये नीचे आएगी तो वो जो है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो आपका पानी है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें, वो किस में चेंज होगी? हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। आपको पता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि पीई है, वो किसके इक्वल हो जाएगी? क्यू के। क्यू, व्हाट मीन्स क्यू? क्यू मीन्स हीट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होता है? mgh होता है, mgh होता है। और क्यू आपका क्या होता है? mc और डेल्टा t, mc डेल्टा t। c क्या होता है सर? c क्या होता है? और m क्या होता है? t क्या होता है? t आपका जो होता है वो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, और जो c होता है वो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट सबकी अलग अलग होती है। जैसे वाटर के लिए अलग होगी, ठीक है, और स्टीम के लिए अलग होगी, ठीक है, ऑयल के लिए अलग होगी। हर चीज़ की स्पेसिफिक हीट अलग होती है। स्पेसिफिक वर्ड हमने समझाया था ना आपको कि स्पेसिफिक जहाँ पर भी वर्ड लगेगा उसका मतलब कि वो हर चीज़ के लिए अलग अलग है, स्पेशल है। ठीक है, हर चीज़ के लिए अलग अलग है। क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ से मास हमारा कट जाएगा, यानी कि मास से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर आप एक बूंद पानी गिराएं या फिर एक बाल्टी गिरा दें या फिर बादल उधर फाड़ के गिरा दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिक्कत बस है कि GHC और डेल्टा टी से। ठीक है, हमको चाहिए क्या? टेम्परेचर में कितना वृद्धि हुई, टेम्परेचर का डिफरेंस हमको चाहिए, डेल्टा टी चाहिए। तो डेल्टा टी चाहिए तो सी को इधर भेजेंगे, तो डेल्टा टी इक्वल क्या हो जाएगा? GH अपॉन में C। कुछ क्वेश्चन में और दिया गया है, क्वेश्चन में केवल हमको H दिया गया है। H यानी कि हाइट कितना दिया गया है? 100 मीटर की सेंटीमीटर सर, 100 मीटर हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और आपको मालूम है G की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। सही है ना? नहीं सही है, कदो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद क्या दिया गया है हमको? C क्या होता है भाई? C जो होती है हमारी स्पेसिफिक हीट होती है। तो वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 4198 जूल, और उसके बाद क्या होती है? पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारी होती है स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर। क्लियर है? ओ भाई यहाँ पे तो ये 686 रहेगा। ठीक है, ये होता है 4 पॉइंट, मतलब कि ये होता क्या है, जैसे कि अगर ये तो जूल में है, किलो जूल में लेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट में हो जाता है। तो आप जो वैल्यू एक नहीं लेते हैं 4.2, ये लेते कि नहीं लेते, तो ये वहीं से बना है 4.186, तो इसी को राउंड ऑफ करके 4.2 करते हैं। ठीक है, वहीं से बना हुआ है। चलिए, तो ये जो है आपकी स्पेसिफिक हीट आती है, किस चीज़ के लिए आती है भाई?
ये आपकी आती है जल के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं डेल्टा टी निकालने के लिए। तो डेल्टा टी निकालने के लिए चलिए यहीं से रख देते हैं। तो जी हमारे पास में कितना है 9.8 है, एच हमारे पास में 100 है और सी हमारे पास में 4186, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आएगी, बहुत ही कम आएगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो जो ये आपकी वैल्यू आएगी डेल्टा टी की, वो लगभग कितनी आएगी, वो लगभग 0.234 डिग्री सेल्सियस करके आएगी, यानी कि बहुत ही कम, ठीक है। 1 डिग्री भी नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो और ऊपर रखिए तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, तो इतना डिग्री जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अब अगर यहीं पे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि पानी को कितना ऊंचाई पर रखा जाए, ठीक है। पानी को समझिए, इसको रखते हैं, ठीक है। पानी को कितना ऊंचाई से छोड़ा जाए कि जब वो नीचे आए तो उसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री बढ़ जाए। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसमें यानी कि आपको क्या दे दिया गया है, आपको एच पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपको एच पूछ रहा है, और डेल्टा टी दे दिया गया है 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री दे दिया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यही वाला फॉर्मूला जो है मॉडिफाइड कर लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इधर आ जाएगा। तो डेल्टा टी इंटू सी अपॉन में जी और इक्वल एच हो जाएगा। तो बस यहाँ से वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए इसको रख लीजिए। तो यहाँ से ये है 1 डिग्री और यहाँ से सी कितना है आपके पास में 4186 और अपॉन में क्या है जी, यानी कि 9.8। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं जल्दी सॉल्व करने के लिए। आप लोग अपने दिमाग से सॉल्व कीजिए, ठीक है। आज तो क्लास में बड़ी गर्मी हो गई सर। चलिए इसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई, ये 2 बार कैसे लग गया, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, 4168 डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 9.8 करते हैं, ठीक है। तो इक्वल में यहाँ पर निकल करके आपकी वैल्यू जो आ रही है, ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू जो आ रही है, एच की वैल्यू, एच की जो वैल्यू आ रही है आपकी निकल करके, वो आ रही है 427.14, यानी कि लगभग मान लीजिए कि 428 मीटर। तो 428 मीटर से अगर आप पानी को छोड़ेंगे तो वो नीचे आते आते 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मजा आई होगी, बढ़िया बढ़िया हमने क्वेश्चंस लगाए। नेक्स्ट में हम लोग केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपका मन है कि मैथ सॉल्व किया जाए तो आप कमेंट्स में मैथ 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 डाल दीजिएगा। अगर आपका मन है केमिस्ट्री सॉल्व किया जाए तो केमिस्ट्री 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 सब लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। और वीडियोज अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।